नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके यूपी पीसीएल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत धारा के प्रभाव दिशा और मान नियत रहता है? विद्युत धारा के प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है, वह कौन सा धारा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिष्ट धारा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, दिष्ट धारा यहाँ पर सही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड में आंसर बताने का प्रयास करें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचालक। अर्धचालक यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अर्धचालक जो है कौन कौन से होते हैं? तो अर्धचालक जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये दोनों क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी, ये सब अर्धचालक होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है, किसी तत्व का पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? किसी तत्व का पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसी तत्व का किसी तत्व का पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये चीज़ आपको जानकारी होना जरूरी है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे हम कूलाम प्रति सेकंड भी कहते हैं, अर्थात आई बराबर क्यू बाई टी होता है। इससे इसका जो दूसरा यूनिट है कूलाम पर सेकंड होता है, जिसे हम एम्पियर भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है? किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु भार। परमाणु भार यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। परमाणु भार यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। बढ़ता है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान के वृद्धि से बढ़ता है। लेकिन यहीं पर अगर चालकता पूछी जाती है तो चालकता घटती है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आर बराबर क्या होता है? वी बाई आई। जैसे वी बराबर आई बाई आर होता है, तो इसे आर बराबर निकालोगे तो वी बाई आई हो जाएगा। इसका जो दूसरा यूनिट हो जाएगा, प्रतिरोध का दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। विभवांतर भी शून्य हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विभवांतर भी शून्य हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैसा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर कार्बन प्रतिरोधकों पर उनके मान का अंकन रंगीन पट्टियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रंगीन पट्टियों द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोधकों पर उनके मान का अंकन रंगीन पट्टियों द्वारा किया जाता है, ये कथन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा कौन सा आंसर सही है? अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 38 में, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थों पर निर्भर करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक अच्छे सुचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है? इसमें से कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कैसे हैं? एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर हैं, एक अर्धचालक पदार्थ हैं, अर्धचालक मटेरियल हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि चालक के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालक के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है वही रहता है, बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो 40 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। घटता है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। अगर ये होता है तो यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर रो क्या है? रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है। तो अगर हमको प्रतिरोध का, अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अर्थात ये क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटेगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक होता है। एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक होता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? 41 में जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ मालूम होगा, पी बराबर क्या होता है? पी बराबर डब्लू बाई टी होता है। पी बराबर डब्लू बाई टी होता है। पी का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो वाट होता है। पी का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ पर डब्लू है, डब्लू कार है, कार का मात्रक क्या होता है? तो कार का मात्रक जूल होता है, जूल पर, और टी का मात्रक सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड यहाँ पर हमारा एम के एस पद्धति में शक्ति का मात्रक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। और दूसरा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, किसी परमाणु के उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी परमाणु के उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो कितनी होती है? यहाँ पर उप कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। किसी परमाणु के उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10। 10 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। निम्न में से बीओटी की इकाई क्या है? निम्न में से बीओटी की इकाई है, तो कितना है? 43 में हमारा कौन सा सही है?
1 किलोवाट घंटा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, तो 1845 गुना। 1845 गुना यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको इतना मालूम होगा कि जो है कोई भी अगर परमाणु कोई भी मान लीजिए ये परमाणु संरचना है, इसके चारों साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और ये इसमें जो नाभिक होता है, नाभिक के अंतर्गत अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है, अगर जो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम का आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का होता है। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, 45 नंबर। एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे की गेंद को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यदि गुरुत्व के कारण त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड हो, तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। कितना होता है, mgh होता है। यहाँ पर यम का मान कितना लिखा गया, तो यम का मान हमारा 4 किलोग्राम लिखा गया है। और जी का मान 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा गया, और एच का मान 5 मीटर लिखा गया है। तो mgh होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 196 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, शून्य स्रोत प्रतिरोध। शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होगा क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो यहाँ से आई का मान, आई जो है एम्पियर हो गया, और टी क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर एम्पियर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर जो है विद्युत आवेश का जो दूसरा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कूलाम होता है। लेकिन अगर यहाँ पर एम्पियर सेकंड लिखा गया, तो एम्पियर सेकंड भी विद्युत आवेश की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है, प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में होता है। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में होता है। तो 48 में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवेश रहित। आवेश रहित यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बल्ब को प्रकाशित होना विद्युत धारा के निम्न में से किस प्रभाव का उदाहरण है। बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के निम्न में से किस प्रभाव का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 10 मीटर ऊंची एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को कितना कार्य करना पड़ेगा। 10 मीटर ऊंची एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को कितना कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों आप यहाँ पर पढ़े होंगे W बराबर एफ इंटू एस होता है और एफ बराबर एम में होता है। तो अगर W बराबर हम देखते हैं तो एम ए एस हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर एम ए एस हो जाएगा, एम ए यस हो जाएगा। अगर इसको जो है हम सॉल्व करते हैं तो 10 गुणे 50 गुणे 9.8, अगर इसको हल करते हैं तो 4900 हो जाएगा। 4900 जूल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसकी इकाई वोल्ट है। निम्न में से किसकी इकाई वोल्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे बोल्ट लिखा गया है, बोल्ट जो है विभवांतर की भी यूनिट होती है और विद्युत वाहक बल की यूनिट होती है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल दोनों की इकाई क्या होती है, बोल्ट होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और दोस्तों आपको एक खुशखबरी दे रहे हैं कि 15 अगस्त से जो है एकदम बेहतरीन क्लास जो है यूपीपीसीएल की तैयारी के लिए लाया जा रहा है। जो 1 महीने का सिलेबस रहेगा, 1 महीने में पूरा सिलेबस आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो दोस्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है विद्युत धारा की चाल होती है, विद्युत धारा की चाल होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो चाल होती है प्रकाश की चाल से अधिक होती है। विद्युत धारा की चाल कैसी होती है, तो प्रकाश की चाल से अधिक होती है। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले सेक्शन में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।